ये है नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। किम जोंग उन को वेस्टर्न कंट्रीज में एक डिक्टेटर के नाम से पुकारा जाता है। किम जोंग उन पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी का इल्जाम, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिटेड करना, इंटरनेशनल सेक्शंस के बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना और ऐसे कई और इल्जामात भी है। अब सवाल ये है कि क्या किम जोंग उन सच में एक डिक्टेटर है या ये सब वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है? क्या नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट अब्यूजेस का रिपोर्ट किम जोंग उन की रिजीम का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है या ये सब वेस्टर्न मीडिया की तरफ से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है? और क्या किम जोंग उन की बढ़ती हुई न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया की सोवरेनिटी के लिए एक हिफाजती कोशिश है या ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Bye bye, America. 왜 멈춘 거야? दुनिया की रिसेंट हिस्ट्री में कहीं पर भी जंग या कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो रहा हो या होने वाला हो, उनमें कहीं न कहीं आपको अमेरिका इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कोरियन वार, वियतनाम वार, गल्फ वार, अफगानिस्तान वार, इराक वार और अब इसराइल, फलस्तीन और रशिया यूक्रेन वार के जैसे और भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया को जापान ने कॉलोनाइज किया था। फिर 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और कोरिया से अपनी कॉलोनी भी खत्म कर दी। जापान की कॉलोनी खत्म होते ही यूएस और सोवियत यूनियन ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बीच में एक लाइन खींचा जिसे 38th पैरेलल कहते हैं। अर्जी तौर पर कोरिया की नॉर्थ एरिया सोवियट्स ने ले लिया और साउथ एरिया यूएस ने। 1948 में यूएस ने कोरिया में एक ही गवर्नमेंट बनाने पर सोवियत यूनियन के साथ एग्री नहीं किया। यूएस का मेन रीजन ये था कि उसको इस रीजन में अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट बचाने थे, जिसकी वजह से कोरिया का पार्टीशन हुआ और इसे 38th पैरेलल पर डिवाइड कर दिया। साउथ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनाया गया जिसे यूएस और वेस्टर्न यूरोप की मदद हासिल थी और नॉर्थ में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनाया गया जिसको सोवियत यूनियन और चाइना बेक कर रहे थे। उस टाइम साउथ कोरिया में यूएस ने री सिंगमेट को प्रेसिडेंट बनाया जिसके हाथों यूएस ने 30,000 के करीब नॉर्थ कोरियंस को कत्ल करवाया, जिसमें से अक्सर सिविलियंस थे। किम इल सुंग जो उस वक्त नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि यूएस कोरिया में हाथ डाले और उसे डिवाइड कर सके। इसलिए उसने 1948 से 1950 तक 2 साल लगातार पीसफुल कोशिशें की साउथ और नॉर्थ कोरिया को यूनाइटेड करने के लिए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती रही। फिर 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड करना शुरू कर दिया। ये खबर सुनते ही यूएस हरकत में आता है और अपनी आर्मी और जंगी जहाजों की मदद से नॉर्थ कोरिया पर गोलियों और बमों की बारिश बरसा देता है। जनरल डोगलस मैकार्थर जो यूएस आर्मी को उस टाइम लीड कर रहा था, उसने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जगह, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या विलेजेस, वो अब एक मिलिट्री और टेक्टिकल टारगेट बन चुके हैं। सिर्फ एक ही साल में यूएस एयरफोर्स ने नॉर्थ कोरिया में 1,40,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह कर दी। यूएस की ये बमिंग कैंपेन इतनी खौफनाक थी कि इसने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बम्स की भी रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस जंग में करीब 30 लाख कोरियंस मर जाते हैं और लाखों जख्मी भी हो जाते हैं। यूएस की जो बमिंग कैंपेन थी वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन या विलेजेस पर ही नहीं, बल्कि वाटर सप्लाई, डैम्स, फसलें और जिंदगी के जितनी भी जरूरियात है उन सबको यूएस ने अपने बमों से तबाह कर डाला। वो इसलिए कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई गोलियों और बमों से बच भी जाए तो प्यास और भूख उसे जिंदा ना रहने दे। यूएस की इस जुल्म और दहशत को आज तक नॉर्थ कोरियंस नहीं भूले हैं और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि कैसे अमेरिका नॉर्थ कोरिया का दुश्मन था, है और रहेगा। खैर आखिरकार 27 जुलाई 1953 को कोरिया में जंग बंदी के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, इस शर्त के साथ कि कोरिया एक डिवाइडेड कंट्री ही रहेगी। तब से लेकर आज तक यूएस का यही एजेंडा है कि कोरिया कभी यूनाइटेड ना हो। यूएस दूसरे कंट्रीज के रिजीम चेंज करने में बड़ा माहिर है। लीबिया से गद्दाफी को हटाना हो, इराक से सद्दाम हुसैन या पाकिस्तान से इमरान खान को, वो ये काम बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन किम जोंग उन के मामले में वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। वो इसलिए कि जब यूएस किसी भी कंट्री में रिजीम चेंज करना चाहे तो उसकी एक सिंपल स्ट्रेटेजी होती है कि उस रिजीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें फैला देता है। अगर इसे काम ना बने तो वो उस कंट्री पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे देते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया पर यह सब आजमाने के बावजूद यूएस पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। अब यूएस के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि जितना हो सके किम जोंग उन
ان کے ریجیم کے خلاف پروپیگنڈا اور نیگیٹو انفارمیشن میڈیا پر پھیلایا جائے۔ یو ایس کا یہ پروپیگنڈا صرف نارتھ کوریا کے خلاف نہیں بلکہ یو ایس کے جتنے بھی اینیمیز ہیں جن میں رشیا، ایران اور چائنا بھی موجود ہیں، ان سب کے خلاف یو ایس میڈیا پر لائز، مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا نیوز اور ڈاکومنٹریز بناتے ہیں۔ کم جونگ ان پر لگائے گئے الزامات میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کے الزام پر یو ایس اور ویسٹرن میڈیا ہمیشہ سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں، جن میں نارتھ کوریا کے جیلوں میں پرزنرز پر تشدد اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا، فریڈم آف اسپیچ کی وائلیشن کرنا، من مانی کسی کو قید کرنا اور نارتھ کوریا میں مائنورٹیز پر ظلم اور اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا۔ یہ رپورٹس تو آپ کو ہمیشہ ویسٹرن میڈیا چینلز پر نظر آئے گی، لیکن جب بات آ جاتی ہے فلسطین پر، جہاں اسرائیل نے پچھلے 75 سالوں سے دہشت کے نئے ریکارڈز بنا لیے ہیں، اس کے خلاف آپ کو یہ ہیومن رائٹس کے ذمہ دار نظر نہیں آئیں گے۔ پچھلے 7 مہینوں میں اسرائیل نے 36,000 سے بھی زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں اکثر بچے اور عورتیں ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والے؟ وہ تو الٹا اسرائیل کو ویپنز بھیج رہے ہیں اور فلسطینیوں کو مارنے کے لیے۔ یوکرین رشیا کی جنگ اور فلسطین پر اسرائیل کی دہشت نے یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز کی ہپوکریسی اور ڈبل سٹینڈرڈ کو ایکسپوز کر دیا۔ اب بات ہو رہی ہے نارتھ کوریا کی، تو میں یہ نہیں کہتا کہ کم جونگ ان ایک آئیڈیل لیڈر ہے، لیکن اس کو یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز کی غلامی بالکل نہیں پسند، جس کے لیے وہ کہیں بھی حد تک جا سکتا ہے۔ رہی بات نیوکلیئر ویپنز کی، تو نیوکلیئر ویپنز ہر کنٹری کی نیشنل سیکیورٹی اور بیلنس آف پاور کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کسی کنٹری کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہوتے تو وہاں کی لیڈرشپ ایک آزاد فورین پالیسی نہیں بنا سکتی، اور وہاں کے لوگ ایک طرح سے غلام ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مستقبل کے فیصلے اور ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے، بلکہ وہ کنٹریز کرتی ہے جس کے پاس پیسہ اور نیوکلیئر جیسے پاورفل ویپنز ہوتے ہیں۔ نارتھ کوریا نے اکتوبر 9، 2006 کو ایک سکسیسفل انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر ٹیسٹ کرایا، جس کے بعد یہ آفیشیل ہو گیا تھا کہ نارتھ کوریا کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ کم جونگ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی نیوکلیئر ویپنز امریکہ کی دھمکیوں، فوجی حملوں اور ریجیم چینج جیسے دشمنانہ پالیسیوں کے خلاف ایک گارنٹیڈ پروٹیکشن ہے۔ آج کے دور میں جب نیوکلیئر ویپنز اتنے ضروری اور اتنی تباہ کاری کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہر ملک اپنی سیکیورٹی کے بارے میں گھبرائے، مگر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال انسانیت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ دنیا بھر کے ملکوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ امن اور اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے تاکہ کسی بھی کنٹریز کو نیوکلیئر ویپنز کا سہارا لینا نہ پڑے۔ نارتھ کوریا کے کیس میں بھی ضروری ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جائے تاکہ پوری دنیا میں امن اور اسٹیبلٹی قائم ہو سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔